नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं मेयर चुनाव की। करीब 2 महीने से ज्यादा की लंबी सियासी खींचतान के बाद आज दिल्ली की नई मेयर का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर की उम्मीदवार हैं शैली ओबरॉय और बीजेपी की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता। आज सबसे पहले दिल्ली की मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद नए डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 3 बार मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन एमसीडी में जो हंगामा हुआ जिसके चलते मेयर का चुनाव यहां पर नहीं हो पाया। मेयर पद के चुनाव में मनोनीत सदस्यों की वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच भारी खींचतान चली। बाद में मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिसमें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे और जिसके बाद मेयर के चुनाव का रास्ता साफ हो पाया। चुनावी गणित की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आए थे। 6 जनवरी को मेयर चुनाव की पहली बैठक हुई, फिर 24 जनवरी को मेयर चुनाव की दूसरी बैठक हुई और 6 फरवरी को मेयर चुनाव की तीसरी बैठक। लगातार बैठकें हुई लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ। लगातार हंगामा चला और 17 फरवरी ये वो तारीख थी जब मनोनीत सदस्यों की वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 24 घंटे में मेयर चुनाव की वोटिंग कराने का नोटिस जारी करने के आदेश के बाद आज मेयर पद के लिए चुनाव होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तब जाकर आज जाकर मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और अब बात करते हैं हम शिवसेना में जो सियासी खींचतान चल रही है, पूरा मामला वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। उद्धव ठाकरे टकटकी लगाए बैठे हैं देश की सर्वोच्च अदालत पर, क्योंकि चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की हुई है। 3 जजों की स्पेशल बेंच में ये सुनवाई होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच दोपहर 3:30 बजे इस पर सुनवाई करेगा। कल जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव गुट के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक की मांग की थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगती तो बाकी दूसरी पार्टी सब कुछ उस पर अपना कब्जा कर लेगी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और अब बैंक अकाउंट आदि पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। वहीं उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो सवाल है वो भी दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला। उस पर 5 जजों की संविधान पीठ भी आज सुनवाई करेगी। और इसी सियासी उधेड़बुन के बीच कल शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी एक बैठक हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता बनाया गया। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव इस बैठक में पास हुए, जैसे कि सावरकर को भारत रत्न मिले, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है वो मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब के अध्यक्षता के अंदर हो गई है। उसमें स्वातंत्र्य वीर विदा सावरकर, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था, वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे और उनके गुट को जिस तरह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया, उसके बाद मंगलवार के दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। अब इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं जिसका शायद आगे जाकर प्रभाव शिवसेना पार्टी पर पड़ सकता है। मसलन के तौर पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता बनाया गया। इसका यह मतलब होता है कि अब जो भी फैसले लिए जाएंगे वो एकनाथ शिंदे की ओर से लिए जाएंगे। पहले जब शिवसेना उद्धव ठाकरे चला रहे थे वो शिवसेना के पक्ष प्रमुख थे,
हालांकि इस जो पद है उसे लेकर कई विवाद उठा था। ये कहा गया था कि किस तरह से संविधान में अमेंडमेंट्स किए गए, बदलाव किए गए। चुनाव आयोग ने भी इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता माना गया। एक प्रस्ताव पास किया गया, वो उसमें यह कहा गया है कि जो सावरकर हैं उसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, वो बीजेपी को घेरते नजर आए हैं। लेकिन अब क्योंकि एकनाथ शिंदे की गुट, जिसे अब शिवसेना कहा जाता है, उनकी ओर से इसका प्रस्ताव पास किया गया है, तो एक तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट उनकी ओर से इसे लेकर किया जाएगा। मराठी भाषा को अभिजात भाषा करने का दर्जा देने का भी बात यहाँ पर की गई है। स्थानीय भूमिपुत्रों को 80% नौकरी में स्थान देने की बात की गई है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब ये देखना अहम होगा कि ये आगे किस तरह से जाता है, क्योंकि बुधवार शाम 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला दिया है वो सही नहीं है, वो जल्दबाजी है। वो एक ऐसे समय में दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रही है कि जो 16 विधायक हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे खुद शामिल हैं, वो अयोग्य हैं या नहीं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगना चाहिए। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को क्योंकि फैसला नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है। अब इसके जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को भी दिए जाएंगे। तो चुनाव आयोग के पास अब ये जानकारी होगी कि जो शिवसेना के मुख्य नेता हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हमने देखा कि किस तरह से, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा में जो शिवसेना का दफ्तर है या फिर अब लोकसभा में जो शिवसेना का दफ्तर है, वो भी एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों और सांसदों को दिया गया है। तो मंगलवार का दिन एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन बुधवार के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है, तब क्या कुछ होता है, उसके बाद ही शिवसेना का आगे का भविष्य तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं उद्धव ठाकरे गुट की मुसीबत लगातार बढ़ती दिख रही है। पहले पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गया, फिर विधानसभा में पार्टी का जो कार्यालय है वो भी चला गया। अब बीएमसी हेड ऑफिस में पार्टी कार्यालय पर एकनाथ शिंदे गुट कब्जा जमाने की कोशिश में है। तो सेना भवन को लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर जो मुंबई की एक लीगल फर्म है, उसने चैरिटी कमिश्नर के पास लिखित शिकायत की है कि सेना भवन अगर शिवाई ट्रस्ट का है तो उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कैसे हो रहा है। मुंबई के दादर में शिवसेना का मुख्यालय शिवसेना भवन, शिवसैनिकों के लिए आस्था का स्थान। लेकिन शिवसेना में बगावत और अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट के पास जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि सेना भवन का क्या होगा। वैसे एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कह दिया है कि सेना भवन लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन मुंबई की एक लीगल फर्म ने सेना भवन के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए चैरिटी कमिश्नर के पास लिखित शिकायत की है। सेना भवन है ये ट्रस्ट की जगह पे, जिससे लीगल, तो हमने चैरिटी कमिश्नर के पास ये कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल किया था कि इसमें सुओ मोटो आप इंक्वायरी की जाए और जो इसमें जो ट्रस्टीज है उनको निष्कासित किया जाए और वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए और इतने सालों का जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है वो ट्रस्टी से इनकम जाए। लेकिन सेना भवन को मंदिर मानने वाले शिवसैनिक और आमजनों का दावा है कि नाम और चुनाव चिन्ह भले चला गया, लेकिन सेना भवन उद्धव ठाकरे का ही रहेगा। सेना भवन तो हमारे पास ही रहेगा, जो बाला साहब ठाकरे का है ना ओरिजिनल उनके पास ही रहेगा। जाना नहीं जाना उधर देख रहे आप, उधर किसी का लोगो नहीं है। महाराज है और महाराज ही रहेगा और सेना भवन ही रहेगा। नहीं, वैसा नहीं जा सकते हैं कि ट्रस्ट एक्ट के अनुसार, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कि किसकी प्रॉपर्टी है वो ऐसा कोई नहीं ले सकता है। शिवसेना के लीगल सेल के प्रमुख वकील धर्म मिश्रा का दावा है कि सेना भवन में पार्टी के जरिए जनहित का ही काम होता है, इसलिए शिकायत में दम नहीं है। आप देखोगे जिस फॉर्म ने ये डाला होगा उनको ये पता नहीं होगा यहाँ पे क्या सोशल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे बच्चों को बैंकिंग की एजुकेशन कराई जाती है। आईएएस एकेडमी करके जो एक संस्था है शिवसेना की, उसकी एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। जो शिवाय ट्रस्ट में जो उनके बायलॉज है, जो उनका बेसिक चीजों पे उनका ट्रस्ट बनाया गया है लोगों के हित के लिए, वो सारी एक्टिविटी होती है। अगर संख्या बल से देखा जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास ही रहेगा, लेकिन एक आशंका बनी हुई है कि जिस तरह से नाम गया, चुनाव चिन्ह चला गया, विधान भवन में भी कार्यालय गया, आज लोकसभा में भी जो कार्यालय है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास चला गया, तो कहीं
इस पर भी एकनाथ शिंदे गुट कब्जा न करे, इसी आशंका को देखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भले ये खुलकर न कहें, लेकिन एक तरह से पहरेदारी चल रही है अपना कार्यालय बचाने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय चुनाव की। 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार बीजेपी सभी 60 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सबकी निगाहें दक्षिण तुरा सीट पर होगी, जहां पर पार्टी के विवादित उम्मीदवार बर्नार्ड मरक हैं। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा से वो टक्कर ले रहे हैं। एक पूर्व उग्रवादी बर्नार्ड पिछले साल वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के आरोप में 4 महीने जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब जमानत पर इस वक्त बाहर हैं। NDTV के हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती ये जानने के लिए बीजेपी की प्रचार सभाओं में गए कि बर्नार्ड और बीजेपी मेघालय की जंग में क्या रणनीति अपना रही है। बर्नार्ड मरक हाल के मेघालय के सबसे विवादित नेता हैं। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वो दक्षिण तुरा में सवेरे सवेरे बैठकें कर रहे हैं। उनका मुकाबला है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा से। कंट्रोवर्सी हमेशा उनके साथ रही है। पिछले साल बर्नार्ड मरक सुर्खियों में तब रहे जब राज्य सरकार ने उनको हिरासत में लिया। उनके विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। उनके विरुद्ध इलीगल ब्रॉथल चलाने का और प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मगर उस समय जब उनको हिरासत में लिया गया तब उनकी पार्टी बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। बीजेपी ने ये दावा किया कि ये एक राजनीतिक साजिश है। बर्नार्ड की कोशिशें इस बात का आईना है कि बीजेपी कैसे मेघालय की सभी 60 सीटें लड़कर चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। हम लोग का इधर में डेवलप का बात बोलता है, खाली रास्ता में डेवलप होता है। ये पारा में, ये लोकेलिटी में आज भी हम लोग देख रहे हैं कि रास्ता भी नहीं है। हम लोग का कच्चा घर बहुत है। हम लोग के इधर में पानी भी नहीं है। तो हम लोग बीजेपी क्या कर रहा है कि हम लोग जो स्कीम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, ये सब घर में सब आदमी को पहुंचने चाहिए। और हम लोग ये मिशन लेके हम लोग सब अभी बीजेपी में फुल प्लेज काम कर रहा है और हम लोग बीजेपी को जिताएगा। जो हम लोग पुराना लीडर देखा है जो संगमा से ना, वो लोग क्या ओल्ड जेनरेशन का हो गया। अभी जो ये नया जेनरेशन का जो बर्नार्ड मरक लीडर है वो युवा को देखता है, जो गरीब से गरीब, जो अभी देखिए ये लोकेलिटी में जो रहता है वो सबको ख्याल रखता है। वो एक तो पीपल्स चैंपियन लीडर है। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा को पता है कि उन्हें सत्ता में बने रहना है तो सब कुछ प्रचार में झोंक देना पड़ेगा। इसलिए वो दिन भर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। They are fighting, but if you were to go to South Tura constituency and speak to the people, आपको एक सेंस मिलेगा कि वहाँ पे साउथ तुरा में जिस तरीके से काम पिछले 5 सालों में हुआ है वो पिछले शायद 45 सालों में नहीं हुआ। तो ये आज लोगों ने देखा है और इसको एक्सेप्ट किया है। आज बीजेपी के लोग जो बीजेपी के लिए वोट करते थे और टीएमसी के लोग भी जो टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए करते थे, आज वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि साउथ तुरा में हम वोट देंगे तो कॉनरेड संगमा को ही देंगे। रात तक कॉनरेड संगमा वापस अपने गढ़ दक्षिण तुरा पहुंचते हैं। यहाँ वो अपने पिता पीए संगमा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जन्म से हम लोग पीए संगमा को फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ ही चल रहे हैं। अभी भी हम लोग जो उनका बेटा है, एनपीपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो कॉनरेड संगमा है, उसके साथ ही हम लोग चलता है। और इस बार अमित शाह हो या मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी हो, या ममता बनर्जी जो भी हो, हम लोग दूसरे पार्टी को नहीं देखता है। मेघालय की जंग में गारो हिल्स में ज्यादा सीटें जीतना संगमा की पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। 2018 में इस इलाके की 24 सीटों में एनपीपी ने 12 जीती थी। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस अपनी जगह तलाश कर रही है, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ। डॉक्टर मुकुल संगमा मेघालय में तृणमूल का चेहरा हैं। Today you see all my people. लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अब एनपीपी गठबंधन सरकार के सहयोगी भी भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं। बीजेपी जब सरकार में थी
तब इस पर सवाल क्यों नहीं उठाएं? वो कहते हैं तृणमूल बाहरी पार्टी है, लेकिन हमारे प्रचार में आकर देखिए कौन बाहरी है। non-tribal communities, both Hindus and Muslims. दक्षिण तुरा में तृणमूल ने एक युवा नेता रिचर्ड मरक को टिकट दिया है, यानी कॉनरेड का सफर आसान होने वाला नहीं दिखता। मेघालय से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब मिलिए मोती की खेती करने वाले बुधन सिंह से। झारखंड के बुधन ने 2 सरकारी नौकरियां छोड़ी और 1500 रुपए से मोती की खेती 2014 में शुरू की और अब करोड़ रुपए सालाना वो कमा रहे हैं। देखिए आखिर कैसे होती है मोती की खेती, जिसे कि पर्ल फार्मिंग भी कहते हैं। ये है मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग। सीप को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर पानी में जरूरी दवाइयां डालकर 20% ऑक्सीजन बरकरार रखकर क्रिटिकल केयर यूनिट फर्स्ट में रखा जाता है। फिर मोती तैयार करने के लिए जिंक ऑक्साइड और सीप की ऊपरी सतह के पाउडर को एरेल्डाइट के साथ मिलाया जाता है और इससे बनी गोली सर्जिकल स्टैंड के सहारे कुछ इस तरह सीप के अंदर डाली जाती है। इसके बाद सीप में डले मोतियों के साथ उसको क्रिटिकल केयर यूनिट 2 में रखा जाता है। उसके बाद अभी हम ले जाएंगे CCU पे, अलग अलग चैम्बर। हमारी गलतियों को मैंने महसूस किया और उस गलतियों को सुधार करके 15-16 के बाद हमारा काफी अच्छा बिजनेस हुआ, जो 80-85 लाख से अब करोड़ों रुपए के बीच में कमा रहा हूं और 200 से ज्यादा लोगों को मैं वो ट्रेनिंग दिया हूं भारत भर में। इस सीप से 3 तरीके की मोती तैयार होती है। पहला होता है डिजाइन पर्ल, जिसकी कीमत करीब 300 रुपए के आसपास होती है। दूसरा होता है राउंड पर्ल, जिसकी कीमत 600 रुपए लगती होती है। और तीसरा होता है मेंटल टिश्यू ग्राफ्ट, जिसकी कीमत 5000 रुपए से लेके 60-70 हजार रुपए तक हो सकती है। अलग अलग तीनों तरह की मोती तैयार होने में 8 से 25 महीने का वक्त लगता है। फिर सर्जिकल औजार के सहारे होती है सीप की सर्जरी और महीनों की मेहनत कुछ इस तरह मोतियों के तौर पर मिलती है। अब हम इसमें मोती बना है कि नहीं बना है, तो इसको मरना पड़ेगा। हाँ, इसको मरना पड़ेगा। किताब भी मैंने लिखा है और उनकी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सभी प्रकार की जो टेक्निकल सेक्शन है, सभी टेक्निकल सेक्शनों को सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में उसे 1 ईयर का गोद लिया जाता है, क्योंकि मोती निकालने तक उसे कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। और सभी किसानों को मैं ये कहता हूँ, आपका प्रतिदिन की खर्चा 100 रुपये है, तो आप 50 रुपये खर्च कीजिए और 50 रुपये बचाइए, तो 1500 रुपये आपकी बनती है और उसी 1500 रुपये से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जो कि मैंने किया है। बुधन बताते हैं कि मोती की खेती छोटे से कमरे से की जा सकती है और खास तौर पर ख्याल साफ पानी, उचित तापमान और कुछ दवाइयों को लेकर रखना जरूरी है। साथ झारखंड सरकार का है, जिसके दम पर बुधन जरूरतमंदों को इस विधा में ट्रेंड करके उनकी जिंदगी में मोती की चमक बिखेर रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी टॉमटॉम ने बेंगलुरु को लंदन के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर पाया जहां पर 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 30 मिनट लग जाते हैं, जबकि लंदन में 36 मिनट। हालात बिगड़ते देख सरकार ने शहर में ट्रैफिक पुलिस की संरचना बदली। अब ट्रैफिक बेंगलुरु में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। बेंगलुरु में जिस तरफ नजर दौड़ा, बस 2 चीजें ही दिखेंगी: कंक्रीट का जंगल और चारकोल की सड़क पर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार, और इनके बीच एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोग। वजह 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1 करोड़ 7 लाख गाड़ियां हैं, यानी लगभग हर शख्स के पास एक गाड़ी। हालात बेकाबू हुए तो सरकार ने सिटी पुलिसिंग से ट्रैफिक पुलिस को अलग कर दिया। एडीजीपी एम सलीम की निगरानी में नई टीम ने काम संभाला। अब यह काम रंग ला रहा है। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, वहां
अब 1 घंटे से कम समय में लोग पहुंच रहे हैं। पिछले साल 2 घंटे लगता था, अभी 1 घंटा, इस बार 1 घंटा हो गया। मैंने इवनिंग आने के टाइम में ट्रैफिक मूवमेंट स्लो मूवमेंट था, मगर एब्बाल पे थोड़ा सा जाम था। तो इस बार आपको बेटर लगा कि पहले बेटर था? नहीं, इस बार बेटर लगा था। पिछले साल से इस बार बेटर है ट्रैफिक का। बगैर फ्लाईओवर्स बनाए और किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा किए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच ही रास्ता निकाला ताकि शहर के ट्रैफिक को गति दी जा सके, और एक हद तक ये कामयाब भी रहे। यह दरअसल तकनीक और मैन पावर का तालमेल है। इसे समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में लगी विशालकाय स्क्रीन्स में से ये स्क्रीन गूगल रूट मैप की है। जिस भी सड़क पर लाल लकीर दिखती है, यानी जाम जैसे हालात, वहां कंट्रोल रूम से फौरन अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाता है। Red lines are there. We give them constantly. We will be blaring that this problem is there. Can be sort out. नतीजा ये सामने आया कि ट्रैफिक भले ही धीमी गति से लेकिन चलता रहता है, रुकता नहीं। मैक्सिमम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स और मैन को हमने ट्रैफिक रेगुलेशन पे, बिकॉज पहले जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस वाले केसेस डालने के लिए गाड़ियों को रोका करते थे, और उसी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ करता था। तो हमने ITMS जो अभी दिसंबर में हमने शुरू की है, उस ITMS की वजह से सारे जगह पे हमने कैमरे भी लगा दिए हैं, और 90% हमने केसेस पूरे थ्रू ITMS यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं। इस वजह से हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स और ट्रैफिक कांस्टेबल्स जो हैं उनको काफ़ी समय मिल गया है। इसके अलावा सुबह शाम भारी वाहन शहर में नहीं आ सकेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच स्कूल बस को 8:30 से पहले अब बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। एयरपोर्ट के हेब्बाल फ्लाईओवर पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से भी शहर के मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम को दूर किया जा सका। साथ में कैमरे की वजह से लोग अब जेब्रा क्रॉसिंग पर सावधान रहने लगे। We have seen a drastic improvement in the ट्रैफिक वायलेशन में तकनीक की वजह से कमी आई है और लोग नियमों का पालन करने लगे हैं। was being done, the violations were numbering around 50,000. शहर के ट्रैफिक को पटरी पर लाने की कोशिश 1000 ट्रैफिक वार्डन्स की टीम भी करती है, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने ही ट्रेनिंग दी है। इन्हें वेतन नहीं मिलता। शिल्पा स्फूर्ति आर्किटेक्ट है, दफ्तर के बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद करती है। Instead of sitting in the कार में बैठकर ये कहना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपने शहर के लिए जो कर सकती हूँ वो मैं करूँ। मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है। फीडबैक यूनिट बनाने के मामले में ये CBI जांच की मंजूरी मिली है। इससे पहले CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी थी और अब जांच की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। आपको ये बता दें कि उपराज्यपाल ने मंजूरी के लिए ये पूरा मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया था। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दी है। तो लगातार हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ हमने देखा आबकारी नीति को लेकर किस तरह से CBI उनसे जवाब तलब करना चाहती थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली का बजट बनाना है, पेश करना है, ऐसे में वो पूछताछ जो है थोड़े दिन टाल दी जाए। ये आबकारी नीति का पूरा मामला था। वहीं दूसरा मामला फीडबैक यूनिट को लेकर है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI जांच की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने ये प्रस्ताव भेजा था गृह मंत्रालय को, जिसकी मंजूरी अब मिल गई है।
और अब बात करते हैं हम भारत रंग महोत्सव की, जो कि दिल्ली में इस वक्त एनएसडी में चल रहा है और यहाँ से कई दिग्गज निकले हैं। एनएसडी जाना जाता है यहाँ से अभिनय की कला के लिए और यहाँ से पंकज त्रिपाठी वो नाम है जो अब किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग के सभी कायल हैं। अब आगे की उनकी क्या योजना है, इस पर उनसे बात की जब वो दिल्ली आए एनएसडी, हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ पंकज त्रिपाठी हैं। सर, अपने पुराने संस्थान में आना कैसा लग रहा है और क्या क्या यादें कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भावुक हो गया था अभिमंच सभा ऑडिटोरियम में, उसके स्टेज के एक एक लकड़ी के टुकड़े से परिचित हूँ मैं। यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ, यहीं सपने देखा हूँ, यहीं वो पत्थर के बेंच पे बैठे रहते थे, तो थोड़ा भावुक था। बज्जू सर को देखा, हमारे टीचर उस समय डायरेक्टर थे, तो अपने संस्थान में आना हमेशा मुझे इमोशनल लगता है कि हम लोग यहाँ सपने देखते थे कि एक्टिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे। अनिश्चितताएं भी रहती थी, क्या होगा नहीं होगा। तो वो अपने स्कूल में जहाँ से पढ़े हैं और एनएसडी ने मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग में जितनी एक्टिंग सिखाई उससे ज़्यादा आदमी बनना सिखाया, अच्छा आदमी बनना। तो थिएटर से भी आने वाले वक्त में जब वक्त मिलेगा तो उससे जुड़ेंगे? जरूर जुड़ूंगा, बहुत इच्छा है, मेरी चाहत है जुड़ने की। और आने वाले साल भर की बात आप कह रहे थे अपनी व्यस्तताओं को लेकर, किस तरह की व्यस्तता है, क्या कुछ शेड्यूल रहता है? काफी कुछ फिल्में कर रहा हूँ। 5-6 फिल्में हैं जो चल होने वाली हैं इस साल। अनुराग बसु की, मेट्रो इन दिनों, टोनी दा की, अमरुद राय चौधरी की एक फिल्म है जिसका नाम अभी तय नहीं है, तो वो शूट कर चुका हूँ। संजना सांघी है, पार्वती है उसमें, साउथ की एक्ट्रेस। एक जय हसान है बांग्लादेश से, बहुत अच्छी कहानी है वो। उसके बाद क्या है और कुछ है मुझे क्या। अगर आपको सिर्फ कालीन भैया कहा जाता है, सिर्फ एक किरदार तक बांधना, क्या हमेशा अच्छा लगता है? कि किरदार तो बहुत किए हैं आपने और हर जगह सराहना मिली। नहीं, युवाओं में जब बहुत कालीन भैया पॉपुलर हैं, फेमस हैं। बाकी तो लोग, कोई सुल्तान बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, कोई माधव मिश्रा बोलता है। मुझे मेरे नाम से ज्यादा किरदार के नाम से याद करते हैं लोग, और वही मुझे ठीक लगता है कि अभिनेता को ना उसके निजी नाम से नहीं, उसके किरदारों से ही याद किया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। फीडबैक यूनिट बनाने के मामले की जांच की मंजूरी दी गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति उनके खिलाफ मांगी गई थी। शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे शरद के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शरद, क्या है यह मामला और इससे किस तरह से मनीष सिसोदिया की परेशानी बढ़ने वाली है? शारिक, दर्शकों को याद होगा पिछले दिनों एक मामला आया था जिसमें ये आरोप लगाए गए थे केजरीवाल सरकार पर कि 2015-16 में जब केजरीवाल सरकार आई ही थी तो उसने एक फीडबैक यूनिट बनाया था। आरोप ये लगाए गए थे, ये फीडबैक यूनिट एक तरह की समकक्ष खुफिया एजेंसी थी, एक तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी केजरीवाल सरकार ने बनाई थी। नियम और कायदों को ताक पे रखकर ये बनाई गई थी, ऐसे इसमें आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि अधिकार नहीं था दिल्ली सरकार को ऐसी किसी यूनिट बनाने का या ऐसी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का, लेकिन ये सब किया गया। कुछ पैसा भी खर्चा हुआ है। 1 करोड़ रुपए सीक्रेट सर्विस फंड का भी जिक्र जो है, आरोप भी इसमें लगाया गया है कि 1 करोड़ रुपए सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर भी इसमें रखे गए और जो लोगों को पैसा दिया और उनके बदले में जो बिल्स दिखाए गए वो भी कच्चे पक्के बिल हैं, ऐसा आरोप इसके अंदर लगाया गया। और सबसे अहम जो बात या जो सबसे अहम आरोप इसके अंदर लगाया गया वो ये था कि ये जो फीडबैक यूनिट थी ये पॉलिटिकल लोगों की जासूसी कर रही थी। तो ये सीबीआई को ये मामला 2016 में भेजा गया था जब दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग हुआ करते थे। तो 2016 से जांच करते करते सीबीआई 2023 में आई और उपराज्यपाल से उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी। उपराज्यपाल ने ये जो प्रस्ताव था ये केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया था। तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दी है कि सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत यानी करप्शन के एंगल से इस मामले की जांच करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। शरद, 2 सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं कि 7 साल का वक्त क्यों लग गया, पहला, और क्या उपराज्यपाल खोद कर निकालते हैं कि किस तरह से इस मामले में दिल्ली सरकार और उनके टॉप नेताओं को इस तरह से उन पे मामले चलाए जाएं जिससे कि परेशान किया जा सके? शारिक, देखिए लीगल एंगल इसमें क्या है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, गलती की है, नहीं की है नहीं की, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब से नए उपराज्यपाल आए हैं
एक के बाद एक मामले जो हैं जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है उसके ऊपर जो है चलने शुरू हो गए हैं, चाहे वो लिकर पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो 2016, ये मामला भी 2015-16 का है और 2016 में जो है जांच के लिए भेजा गया था। तो 7 साल लग गए इस मामले की जांच के लिए, जहां बताया जा रहा है कि जो सीक्रेट सर्विस फंड रखा गया था वो 1 करोड़ का था और कुछ लाख रुपए जो हैं इसमें सोर्सेज के नाम पर जारी किए गए। तो क्या ये मामला इतना बड़ा था कि सीबीआई को 7 साल लग गए और अब जाके ये अनुमति मांगी है? तो ये सवाल इसमें जरूर उठ रहे हैं। तो जहां एक तरफ हम ये बता रहे हैं कि आरोप क्या है, वहीं ये सवाल भी हमें बताने जरूरी है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सारे मामले अभी अचानक से क्यों उठने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, लगातार एक लंबी फहरिस्त है जो जिसमें एक के बाद एक जितने भी काम जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है उसकी जांच के आदेश जो हैं उपराज्यपाल की तरफ से दिए जा रहे हैं और जांच एजेंसी जो है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो एसीबी हो, सभी जो है अलग अलग मामलों की जांच में लगे हुए हैं। और इस मामले में अगर हम देखें तो एक मामला पहले ही मनीष सिसोदिया पे चल रहा है। दिल्ली की लिकर पॉलिसी में कथित घोटाले के मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 26 तारीख को रविवार को उनको पूछताछ के लिए जाना है। अब उस पूछताछ पे जाने से पहले ही एक और मामले में एफआईआर दर्ज होने के आदेश जो हैं वो गृह मंत्रालय की तरफ से हो गए हैं। तो अब जल्द ही खबर आएगी कि सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। शुक्रिया इस खबर के लिए, लेकिन अब आप कहीं जाइएगा मत। अगली जो खबर है हम उस पर भी आपके पास आने वाले हैं बात करने के लिए, लेकिन पहले वो खबर बता देते हैं दर्शकों को कि वो क्या है। करीब 2 महीने से ज्यादा की लंबी सियासी खींचतान के बाद आज दिल्ली की नई मेयर का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर की उम्मीदवार हैं शैली ओबराय और बीजेपी की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता। आज सबसे पहले दिल्ली के मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद नए डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 3 बार मेयर के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन एमसीडी के हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। मेयर पद के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच भारी खींचतान चली। बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, जिसके बाद मेयर के चुनाव का रास्ता साफ हुआ। चुनावी गणित की बात करें तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, जो पिछली 3 मीटिंग थी वहां भी आप मौजूद थे और हम आपसे लगातार बात कर रहे थे और वो मीटिंग्स नतीजे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि वो नतीजे तक पहुंचेगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मेयर और डिप्टी मेयर पे तो तस्वीर साफ है, क्योंकि एक लंबा बड़ा गैप नजर आ रहा है अगर बहुत कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो। स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्यों का चुनाव है उसमें यह नजर रहेगी कि 3-3 होता है या 4-2 होता है, तो जरा इस पर विस्तार से नजर डाल दीजिए। आपने सही कहा कि मेयर डिप्टी मेयर तो क्लियर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी आसानी से जीत जाएगी। नंबर बहुत बड़ा है उनके पास में, 151 का नंबर आम आदमी पार्टी के पास में है, जबकि बीजेपी के पास 113 का आंकड़ा है। तो इसमें बहुत ज्यादा गैप है, क्लियर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। लेकिन असली सरकार होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का आज चुनाव होना है और जो गणित है उसके हिसाब से दिखाई तो ये देता है कि क्योंकि नंबर आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है तो आम आदमी पार्टी जो है उसने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं और जो बीजेपी है उसने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो कुल उम्मीदवार हो गए 7, जबकि सीटें हैं 6। तो यानी कि एक उम्मीदवार जो है उसका हारना तय है। अब वो चाहे आम आदमी पार्टी का हारेगा चाहे बीजेपी का हारेगा। दिख तो ये रहा है कि नंबर्स के हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है वो 4 पर आगे है, बीजेपी जो है वो 2 पर ही आगे है। लेकिन क्योंकि ये जैसे राज्यसभा की वोटिंग होती है उस तरह से ही गणित इस तरह से बैठता है, तो अभी के हिसाब से समीकरण ये है कि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे आगे है, चौथी के लिए फाइट करनी है, बीजेपी 2 पे आगे है, तीसरी के लिए फाइट करनी है। लेकिन बीजेपी तीसरी सीट जीतने के ज्यादा करीब है बजाय आम आदमी पार्टी के। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि मेयर डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी जीत लेगी और ये दिखाई भी देगा कि क्योंकि वो जीते हैं चुनाव तो मेयर डिप्टी मेयर उनका बना है। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा तो उसमें अभी ये दिखाई दे रहा है कि 3-3 सदस्य जो हैं वो दोनों के जीत सकते हैं और आम आदमी पार्टी का जो चौथा उम्मीदवार है वो हार के ज्यादा करीब है, या यूं कहें कि जीत से दूर नजर आ रहा है, और बीजेपी का जो तीसरा उम्मीदवार है वो जीत के ज्यादा करीब नजर आ रहा है। इसलिए 6 में से 3-3 का आंकड़ा जो है आज हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी में, जो असली सरकार होती है नगर निगम की। शुक्रिया शरद इस पूरी बातचीत के लिए। चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। 3 जजों के स्पेशल बेंच में यह सुनवाई होगी। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी
पादरीवाला की बेंच दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। कल जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगती है तो दूसरी पार्टी सब कुछ कब्जा कर लेगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी। विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और अब बैंक अकाउंट आदि पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। वहीं उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल मामले पर भी 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले कल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का प्रमुख नेता बताया गया। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव इस बैठक में पास हुए, जैसे वीर सावरकर को भारत रत्न मिले और मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है वो मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब के अध्यक्षता के अंदर हो गई है। उसमें स्वातंत्र्य वीर विदा सावरकर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था, वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। अमूमन विदेश में भारत की छवि चमकाने में जुटे रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश में चल रही अंदरूनी राजनीति से लेकर विपक्ष के आरोपों पर अपनी राय रखी। बीसीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास राजनीतिक क्षेत्र में आने का साहस नहीं है वो मीडिया के जरिए राजनीति कर रहे हैं। देश में चुनावी मौसम शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में हो चुका है। बीबीसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1984 में भी बहुत कुछ हुआ था, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं मिली। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर भी जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि एलएसी पर सेना राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भेजी है और विपक्ष भारत चीन तनाव को लेकर गलत धारणा फैला रहा है। Let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. What is it we are debating? We are not debating just a documentary or a speech that somebody gave in a European city or a newspaper edit somewhere. We are debating actually politics which is being conducted ostensibly as media, so there is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. I mean, you'll do a hatchet job, then you want to do a hatchet job and say, well, this is just another quest for truth which we decided after 20 years to put out at this time. So I mean, come on, you think the timing is accidental? It's like drip, 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 like water on stone. The whole idea is to shape your image, your collective image. Shape it in a way in which you're made to look extremist, you're made to look unreasonable, you are made to look as though, you're not part of this, what is otherwise a great, good, progressive world. Okay. Now, it happens in different ways. The bulk of international papers, especially the Anglosphere papers, but all of them, how many of them tell you 370 was a temporary provision? I challenge you to show me one. They don't. It's written there in bold letters, in capital letters in the Constitution. And there is a very strong bias. I mean, let's be frank about it. Newspapers, there are newspapers, I don't want to go into names, who will publish something absolutely ridiculous on one side and you say, okay, I want to counter it. They say, no, hang on a moment, I'm busy doing a fact check on what you are saying. So we saw this bias very, very clearly over the last 4 years. I just look at the budget of the border infrastructure. During the Modi period, the budget has gone up 5 times. Till 2014, roughly it was 3,000, 4,000 crores was the budget. Today it is 14,000 crores. If you look at the
the roads which are built, you look at the bridges that are built, they have doubled or tripled. You look at the tunnels which are taking place. I mean, this government is serious about border infrastructure. You know, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history. इन सब के बीच ब्रिटिश संसद में सरकार ने बीबीसी दफ्तरों पर हालिया सर्वे को लेकर बीबीसी का बचाव किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, हम बीबीसी को फंड करते हैं और उसके साथ खड़े हैं और हम इसके महत्व को भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को समझाने की कोशिश करेंगे। BBC, we fund the BBC. We think the BBC World Service is vitally important. We want the BBC to have that editorial freedom. It criticises us, it criticises the Labour Party. It has that freedom, which we believe is vitally important. And that freedom is key. We want to be able to communicate the importance of that with our colleagues, our friends across the world, including the government in India. और अब वक्त है जावेद अख्तर के साथ उस बातचीत को दिखाने का जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिल रही है। पाकिस्तान में मौजूद थे फैज फेस्टिवल में, वहां उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आइए देखिए वो पूरा इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद अख्तर साहब। जावेद साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कुछ क्लिप्स देखी जो आप पाकिस्तान में बोल करके आए। पाकिस्तान में तो आपने लोगों का मन मोह ही लिया फैज फेस्टिवल में, लेकिन आपकी बातें यहाँ पर घर में भी बहुत ही सराही गई हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो फैज फेस्टिवल में आप थे, आपने बात की, जिस गर्मजोशी से लोगों ने आपका स्वागत किया, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। खूब तालियां बज रही थी। मैं 2018 में गया था इस फेस्टिवल में। ये फैज अहमद फैज तो एक बहुत पॉपुलर पोइट है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। उनकी सभी इज्जत करते हैं जो लोग पोइट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं, और मुझे भी बहुत उनका एहतराम है, इज्जत है। तो मुझे इनविटेशन मिलते थे लेकिन वो जाना कुछ हो नहीं पाता था। तो इस बार मौका हुआ और मैं गया, और मुझे खुशी कि मैं वहाँ गया। एक तो दो चार बातें जो मैंने वहाँ देखी हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा फर्ज है कि वापस आके मैं दूसरों को भी बताऊं। बहुत 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 लोगों से मोहब्बत मिलती है, और साथ में ये बात बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ की हुकूमत क्या या वहाँ की फौज का क्या रवैया है या क्या पॉलिसी है, ये क्या उनका सोचने का तरीका है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो हम लोग हैं, यंग लोग, स्टूडेंट्स, यूथ, वो हिंदुस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन चाहते हैं, और वो बहुत कीन है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टेंशन है वो किसी तरह से खत्म हो। लेकिन जाहिर है कि उनके हाथ में तो नहीं है सब कुछ। लेकिन ये बात कि पाकिस्तान की आवाम ओवरवेलमिंगली बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन करना चाहती है, ये बात मुझे साफ दिखाई और सुनाई दी। अब वो क्या होता है कि आप बादाम खाते रहे तो एक कड़वा बादाम भी आ जाता है। तो मुझसे एक खातून थी, एक महिला, उन्होंने सवाल किया कि साहब देखिए, हम तो आप लोग को इतना पसंद करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है हिंदुस्तान, आपकी फिल्में, आपके एक्टर, आपकी म्यूजिक वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोग कुछ हमें ऐसा समझते हैं कि हम जो हैं वो सब टेररिस्ट हैं और सब इंडिया हेटर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा ये सही कह रही हैं आप कि दोनों मुल्कों में एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम, और यहाँ कभी कभी मुझसे लोगों ने ऐसे सवाल किए हिंदुस्तान के बारे में कि मैं हैरान रह गया कि ये लाहौर और अमृतसर में 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि अमृतसर में क्या है और कौन लोग रहते हैं। इतनी लाइल्मी कुछ लोगों में है, तो बड़ी हैरत की बात है। बाकी है कि अगर आप ट्रैक देखेंगे, ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपसे बहुत अच्छा है। हमने आपके आर्टिस्ट जो आए, चाहे वो मेहदी हसन हो, चाहे वो नुसरत हो, उनके बड़े बड़े फंक्शन किए, उनको सराखों पे बिठाया। कोई टीवी चैनल नहीं था कि, खासतौर से दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है, इन सबके इंटरव्यू करता था। कोई भी राइटर, कोई भी पोएट आए
पाकिस्तान से, उसका इंटरव्यू होता था। हमारे लोगों का तो पीटीवी पे कभी नहीं हुआ। अब तो खैर दूसरे प्राइवेट चैनल आ गए, वो कर लेते हैं, लेकिन टीवी ने आज तक किसी इंडियन राइटर, इंडियन पोएट, इंडियन किसी को नहीं बुलाया। उसके अलावा हमने सबके फंक्शन कर दिए, आपने तो लता मंगेशकर का फंक्शन भी किया नहीं था। तो उसके अलावा मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो लोग जिन्होंने किया था वो कोई नॉर्वे से या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, आप भी जानती हैं। तो अब अगर ये शिकायत हमारे दिल में रहे कि वो लोग आज भी खुले घूम रहे हैं, तो आपको ये बात बुरा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए बात। मैंने ये कह दिया, ये बड़ी बात नहीं है, मैं तो कह देता हूँ। बड़ी बात जो मुझे लगी कि पूरे हॉल ने इस पे क्लैप किया। बिल्कुल 3,000 आदमी, 3,500 आदमी चौका ब्लॉक उस हॉल में थे, जमीन पे बैठने की जगह नहीं थी, और बाहर 3,000 आदमी खड़े थे। उन्होंने क्लैप की, और वो अगर आप टेप देखेंगे तो क्लैप आपको सुनाई नहीं, मैंने बिल्कुल देखा जावेद साहब, मैंने बिल्कुल देखा कि वो आपकी बात बोलते ही तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर हुई। इसका मतलब जावेद साहब, आपको ये लगता है कि जो वहां की हुकूमत चाह रही है और कर रही है, और जो वहां की जनता चाह रही है, उसमें एक क्लियर डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब इनका बस चले तो ये सबके सब आज हिंदुस्तान से रिलेशन ठीक कर दे। उनको इतनी कीनने से, इतना एहतराम है, इतनी इज्जत है उनके दिल में हिंदुस्तान की, आम आदमी की। इसलिए वो देखता है ना कि यहाँ क्या क्या हुआ है 75 साल में, इस मुल्क में कहाँ से कहाँ तक तरक्की की है, क्या क्या हुआ है। तो वो उसको जाहिर है कि क्यों नहीं उसको क्यूरियोसिटी होगी और क्यों नहीं दिलचस्पी होगी हिंदुस्तान के रिलेशन ठीक करने की। यहाँ देख हजारों ऐसी चीजें हैं जो चाहेंगे कि भाई उनके समाज में भी वो आ जाए, वो आज़ादी, वो ख्याल और वो तमाम बातें जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हैं जिस लेवल पे हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस मुल्क का, वो सब वो देखते हैं और उनको हैरत भी होती है, इज्जत भी होती है। वो अब उनकी हुकूमत को नहीं सूट करता हो या उनकी फौज को नहीं सूट करता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आम आदमी का हमें इस बात का, हम हिंदुस्तानियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम आम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फौज में क्या फर्क है, इसे समझे। आपको लगता है जावेद साहब कि हिंदुस्तान में ये समझ है या और ज्यादा बनाने की जरूरत है? है भी और भी ज्यादा बनाने की जरूरत थी। मतलब मुझे याद है कि मेरे एक फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर दोस्त थे जो कई फिल्में बना चुके हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने कोई पाकिस्तानी प्ले का कैसेट देखा तो मेरे पास आए, बड़े हैरान थे। कहले जावेद साहब वो लाहौर में भी वैसी सड़कें होती है जैसे अपने मुल्क में। तो मैंने कहा तुम क्या समझ रहे कि वहां की सारी सड़कें सीधी जन्नत जाती ऊपर, सामने जमीन पे नहीं होती। तो अब इतना तो हाल है लोगों का कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं होता है। और लगता है बहुत से लोग हैं जिनको लगता है वहाँ पाकिस्तान में लोग ऊंट पे बैठे होंगे और सारी औरतें नकाब लगा। मैं 3 दिन, और मेरे साथ अतुल तिवारी भी थे और दूसरे लोग भी थे, आप उनसे पूछेगा, मैं पूरा ग्रुप था जो गया था। 3 दिन में मैंने तो एक बुरखा भी नहीं देखा, एक। मैंने तो किसी लड़की, किसी औरत को पर्दे में नहीं देखा। लेकिन हमको ये बात मालूम नहीं, वहां जो यंगर जनरेशन है, लड़के लड़कियों की, वो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे किसी बड़े शहर की। लाहौर इज अ बिग सिटी। हो सकता है भाई गाँव में कहाँ वो तो हमारे यहाँ भी ये सब है, अभी जहालत है बाकी है, लेकिन कम से कम अर्बन एरियाज में ये सब अब नहीं रहा है इतना। तो वही वहाँ दे आर कंप्लीटली मॉडर्न, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड पीपल। मैं जावेद साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि ये जो आपने टेररिज्म वाली बात की, 2008 26/11 की जो आपने बात की, वहां पर वो लोगों को के दिल को वहां तो छुई, यहाँ बहुत ज्यादा छुई। आप देख रहे होंगे कि आपकी क्लिप्स खासी वायरल हो रही हैं। आपको क्यों असल में क्या है कि अब वो लगता है ये है ना कि भाई दूसरे मुल्क में जाके अब वहाँ 3-4 जिले वहां बैठे ऐसी बात कोई कर दे और ये साफ साफ कह दे तो जरा लोग थोड़ा वो उस पर ताज्जुब भी करते हैं, खुश भी होते हैं। अब मेरी ऐसी आदत है कि जब टॉपिक सामने आ ही गया और जो बात मुझे दिल को मेरे लग रही है तो मुझे तसल्ली नहीं होती बिना कहे। अब तो वो तो कह दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे भी आई वाज आल्सो सरप्राइज कि उस पर ताली बजी,
उस बात पे ताली बजी, इसकी मुझे उम्मीद है। कई दफा हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ बोलने को उन्होंने कहा, और बल्कि मेरे वेल विशर ने और दोस्तों ने कहा बाकी बातें करना, ये मत करना। मगर जब मैं बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बात किए बिना अगर मैं बैठ गया तो मजा नहीं है, तो मैं वो बातें भी कह देता हूँ। तो somehow so far I am getting away, देखिए कितनी क्या होता है। पर जावेद साहब, ये हिंदुस्तान में इसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया है कि आप वहां जा करके ये बात बोल आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बेबाकी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि आपके वेल विशर्स आपको ये बोलते हैं कि ये मत बोलाना, वो मत कर देना, तो आपको लगता है कि ये बेबाकी बहुत जरूरी है? और क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया कि वहां पर ये बयान के बाद कोई आपको ये बोले कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। बहुत मतलब ये अग्री। अब वहां पर तो जाहिर है कि फौजी अफसर तो बैठे नहीं थे जो मुझसे डिसएग्री करते, या कोई मौलाना मौजूद नहीं थे। अब वो तो फैज का फंक्शन था, तो ऑब्वियसली वहाँ सेकुलर, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव ही लोग थे, क्राउड भी पूरा वही था। मैं 3-4 हजार आदमी ये बात पाकिस्तानी सुन के उस पर क्लैप करते हैं और उससे अग्री करते हैं, इससे मुझ में बहुत ऑप्टिमिज्म पैदा हुआ। इसके मतलब हमें अब हमारी हुकूमत को और हमारे समाज को ये सोच के पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज न समझें। हमें क्या करना चाहिए मालूम नहीं, वो तो मेरे से मुझसे ज्यादा अक्ल उन लोगों में है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। हम तो एक आम शहरी है, एक मामूली नागरिक है, कि ये जो डिफरेंस है, जो गैप है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट आर्मी एंड द पीपल, ये गैप हमें समझना चाहिए। और हमारा जो राब्ता है, हमारा जो कनेक्शन और संबंध है, वो हमें किसी तरह से वहां की इस अवाम से जो जंग नहीं चाहती, जो अमन चाहती है, जो हिंदुस्तान से दोस्ती चाहती है, अच्छा रिश्ता चाहती है, हमें उससे डेवलप करना चाहिए। पर जावेद साहब, आपको नहीं लगता है कि सरकारें जो हैं वो सरकारों से ही बात करेंगी? और इस लिहाज से आपको क्या लगता है, हम लोग बतौर सरकार, मैं देश की बात नहीं कर रहा, बतौर सरकार हम लोग कितने रिसेप्टिव हैं आपके इस इमोशन से कि वहां के लोग सरकार से अलग? वो तो सरकार बताएगी, मगर लोग अलग हैं। अगर लोग अलग ना होते तो फिर उस मुल्क में फुल फ्लेजेड परफेक्ट डेमोक्रेसी होती, फौज का इतना गलबा क्यों होता? अगर फौज की ही मर्जी से लोग सोच रहे होते तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी फौज के लिए। लेकिन उन्हें मालूम है ना कि लोग अलग हैं और हम अलग हैं, लेकिन इनको चुप करके रखो। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और मैं जाहिर है कि हमारी हुकूमत के भी फराइज होते हैं, हम कोई लापरवाही तो सरहदों पे नहीं कर सकते ये छोटी मोटी बातों की वजह से। लेकिन ये जो मुझे दिखाई दिया है, उससे मुझे एक ही बात समझ में आई कि हमको पाकिस्तान को मोनोलिथ नहीं समझना चाहिए। कि ये जो पाकिस्तान का आर्मी जनरल है वो पाकिस्तान नहीं है, जो वहां की फौज कर रही है वो पूरे मुल्क की मर्जी है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। हम उस फौज की तरफ से चौकट दे रहे हैं, हम वहां पर ईद का जवाब पत्थर से भी दे दे। लेकिन ये हाँ, जो लोग हमारी तरफ आने को बेचैन हैं या हमसे पुल बनाना चाहते हैं, उनको हम इनकी वजह से डिस्करेज न करें, बल्कि यह हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें इंकरेज ही करें और उन्हें अपने पास लाएं जिस हद तक हो सकता है। एक जावेद साहब, आपकी एक स्पीच थी मुझे याद है, जिसमें आपने हिंदुस्तान के बारे में आप बात कर रहे थे, संभवतः शायद आखिरी दिन था आपका पार्लियामेंट में, जब आपने ये बोला कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो कितने मुल्क पार कर जाएंगे आप, आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही बात। हाँ, उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिंपल ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के लिए ट्रेन हो रहा था कई हजार साल से। जिस मुल्क में बुनियादी उसका फिलॉसफी ये हो कि भाई आप कुछ सोचते हैं, ये कुछ सोचते हैं, ये कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, ये भी अपनी जगह सही है, आप ये अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, तो आपने जो डिसेंशन है उसको हमेशा से एक्सेप्ट किया कि लोग आपसे डिसएग्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, उनकी अपनी एतराज। बहुत कम लोग जानते हैं, मैं ये मौका अच्छा है आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जो पहला ऑर्गेनाइज एथीस्ट मूवमेंट हुआ, एथीस्ट, वो हिंदुस्तान है। और कब? 3500 साल पहले। हमारा जो चारवाक और लोग समझते हैं कि इंडिविजुअल का नाम, एक मूवमेंट जिसमें बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े पढ़े लिखे लोग थे,
3,500 साल पहले उन्होंने, जैसे बृहस्पति थे, उन्होंने लिखा कि कोई सवाल ही नहीं होता कि मौत के बाद किसी भी तरह की जिंदगी, कोई सवाल, ये नॉनसेंस है। कोई सवाल ही नहीं होता है कि कोई बैठा हुआ है जो आपकी हर बात को देख रहा है और आपको कभी सजा देगा और कभी इनाम देगा। ये सब बेकार बातें। ये बात 3,500 साल पहले चारवाक मूवमेंट की। तो हमारे यहाँ, अच्छा तो वो लोग भी क्या है भाई, आज तो क्या है, इस तरह की जो बात करते हैं, चाहे वो दाभोलकर हो कि वो पंसारे हों, तो उन्हें गोली मार दी जाती है। उन्हें गोली नहीं मारी गई थी, उनको भी संत मान लिया गया कि भाई ये भी एक फिलॉसफी है और उसको इज्जत दी गई। तो ये हमारे खून में ये है। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग उसी को कम करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। हमारा तो गुण ही है कि हम डिसएग्री करके एक साथ रह सकते। तो जावेद साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 जल्दी से क्विक क्वेश्चन। एक तो ये कि आपको लगता है कि यहाँ यही चीज आप हिंदुस्तान को भी चेताना चाहेंगे कि यहाँ की सरकार ये देश नहीं है, सरकारें होती हैं और देश सरकार से अलग होता है। लेकिन एक फर्क है, हमें वाकई ये कोई प्रिटेंशन नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी जेन्युइन है। हम अपनी सरकार से बात कर सकते हैं और हम उनसे कह सकते हैं कि ऐसी बात है कि ये ठीक नहीं है। और हकीकत ये है, मैं अब एक हिंदुस्तानी की हैसियत से नहीं बेईमानी से बात कर रहा हूँ, बल्कि ऑब्जेक्टिव बात। इस मामले में, हर मामले में सच बात यह है कि हमारा रिकॉर्ड बेहतर है। हमने ये, चाहे आप वो 48 हो, चाहे वो 65 हो और चाहे वो करगिल हो, ये हमारे शुरू किए हुए नहीं थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई इंडियन नहीं कह रहा है, ये तो खुद उनके लोगों ने लिखा है। एयर मार्शल असगर ने लिखा है, उनके बड़े बड़े आर्मी के लोगों ने जब वो रिटायर हुए अपनी किताबें लिखी हैं, उसमें बताया। तो इस मामले में देखिए, हम जरा कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं। मैं नहीं कहता हम दूध के धुले हुए, लेकिन हमने ये सब इनिशिएट नहीं किया। हमने इवन कश्मीर के मामले में हमारा एटीट्यूड एग्रेसिव नहीं रहा। हो सकता था, शायद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि हम एग्रेसिव होते, लेकिन हमने उसमें भी उस बात को ठंडा रखने की पूरी कोशिश की। ये सारा जो एग्रेशन है वहां की आर्मी से, किस्सा ये है कि आर्मी अगर एक मुल्क को डोमिनेट करना चाहती है तो उसको अपने पड़ोसी से रिलेशनशिप तो होस्टाइल रखने पड़ेगा। हमारी हुकूमतों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जब तक हम होस्टाइल रिलेशनशिप पाकिस्तान से नहीं रखेंगे तो हम पावर में कैसे रहेंगे। ना हमारी आर्मी को यह प्रॉब्लम कि हम अगर पाकिस्तान से हमने हॉस्टिलिटी नहीं रखी तो हमारा क्या हो। हमारी आर्मी निहायत इस मामले शरीफ एपॉलिटिकल है। इसी से जुड़ा हुआ जावेद साहब, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप ये रीजन की बात कर रहे हैं, मैंने वो स्पीच बहुत बारीकी से सुनी जो आप बोल रहे थे फैज फेस्टिवल में। आपने बोला कि रीजन्स ग्रो करते हैं और ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हमारा भी रीजन ग्रो करे। जी, ये उनसे कहना जरूरी था मेरे लिए, उनको ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, आप नॉर्थ अमेरिका एक हालत में है, मोर और लेस, साउथ अमेरिका एक हालत में है, वेस्टर्न यूरोप एक हाल में है, ईस्टर्न यूरोप एक हाल में है, फार ईस्ट एक हाल में है, नॉर्थ ईस्ट एक अपना अरब वर्ल्ड एक हाल में है, मिडिल ईस्ट। तो ये जो साउथ एशिया है, हमने तो इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस हॉस्टिलिटी या लैक ऑफ फ्रेंडशिप अराउंड अस, यहाँ तक हम तो बहुत दूर तक आ गए, लेकिन हम इससे भी ऊपर जा सकते थे अगर हम लोगों ने भी, जैसे यूरोप में कॉमन मार्केट डेवलप। कौन सा यूरोप? जहाँ 45 तक जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड पे बम फेंक रहा था और इंग्लैंड जर्मनी पे बम फेंक रहा था और फ्रांस जर्मन को शूट कर रहे थे और जर्मन फ्रेंच को शूट कर रहे थे। आज उनकी कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है, तो ये एक मैच्योर्ड है। अब वहां पर सरहद एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हंसी खेल है। मैं गया था फ्रांस, तो हम लोग कॉफी पीने जर्मनी चले गए, जर्मनी में कॉफी पी के वापस आ गए। एक पुल है दोनों के, उसमें बच्चे साइकिल चलाते हुए फ्रांस से जर्मनी और जर्मनी से फ्रांस जाते और कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी। अब हम वहीं करने की जगह खड़े हुए हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात।
हमारे पास भी कॉमन मार्केट होनी चाहिए, हम डेवलप करें, एक दिन हो गया हमारी कॉमन करेंसी हो, जब हमारा ट्रेड जो है वो टुगेदर हो। कितनी चीजें हैं हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान से दुबई जाती हैं, सिंगापुर जाती है, वहाँ उन पर ठप्पा लगता है, फिर वो पाकिस्तान जाती है, किताब ये तो सिंगापुर से आ रही है या दुबई से आ रही है। वही चीजें पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में जाके एक उस पर मोहर लगती है और हिंदुस्तान आ जाती है, जो कि हाथ बढ़ा के एक दूसरे को हम दे सकते हैं। तो ये तो बड़ी नादानी की बातें हैं और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में ऐसे इकोनॉमिस्ट भी मौजूद हैं और ऐसे संजीदा सोच के लोग भी मौजूद हैं जो इस बात को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर उधर से भी तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ ये लोग जो है, जो अच्छे लोग हैं वो पावरलेस, ये लोग इनके इंटेंशन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत है, लेकिन उनके पास तो फैसले करने की ताकत नहीं है, वो तो फौज के पास है, और फौज के पास अब नहीं है तो कम से कम जो हुकूमतें हैं उनके पास है। तो ये हुकूमतों का क्या सोचने का तरीका है, उन्हें हिंदुस्तान से दुश्मनी रखने में क्या फायदा है, ये मैं नहीं जानता। जी जावेद अख्तर साहब, बेबाकी से अपनी बात पाकिस्तान में भी बोलना और हिंदुस्तान में भी बोलना और इस दुनिया में हर जगह बोलना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात यहां रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, क्या आज मिलेगा दिल्ली को नया मेयर? नंबर 2 पर शिवसेना में नाम निशान पर सुप्रीम सुनवाई। नंबर 3, चीन से लेकर बीबीसी तक विदेश मंत्री के बिंदास बोल। नंबर 4 पर यूपी में योगी सरकार पेश करेगी आज बजट। और आखिर में दिल्ली सबसे अनुशासनहीन शहर, नारायण मूर्ति ने कहा।